इस में टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते थे और इनके जो गुरु थे वो थे महादेव गोविंद रानडे, जिनको कि महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। इसके अलावा जैसे कि उनके गुरुजी थे रानडे बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट थे, उसी तरीके से गोखले भी थे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे मॉडरेशन पॉलिसीज़ में और स्ट्रिक्ट रीज़नेबलनेस में। गोखले बाद में गांधी जी के गुरु भी बने। गोखले का जन्म 9 मई 1866 में मराठा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था कोल्हापुर में, ठीक है? ग्रेजुएशन के बाद 1884 में उन्होंने ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया। गोखले ने जॉइन कर लिया दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि स्टार्ट करी थी महादेव गोविंद रानडे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में और जो स्थापनाकर्ता थे वो तिलक भी थे और यहाँ पे गणेश आगरकर भी थे। तो तिलक और गणेश आगरकर एक साथ और रानडे और ये गोखले एक साथ, यानी कि गुरु और चेला एक साथ। इन दोनों के बीच में बाद में झगड़े भी होंगे ये 2 गुट में। इसको पूना सार्वजनिक सभा की प्रभुत्व को लेकर। ही सर्व्ड द सोसाइटी फॉर द 20 ईयर्स, 20 वर्षों तक उन्होंने इसमें काम किया, अलग-अलग कैपेसिटीज़ में, जैसे कि स्कूल मास्टर भी रहे, प्रोफ़ेसर भी रहे और प्रिंसिपल भी रहे फर्गुसन कॉलेज। फर्गुसन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1885 में तिलक के द्वारा। ही ऑल्सो एडिटेड क्वार्टरली जर्नल, 4 महीने में जो जर्नल एक पब्लिश होती थी, 3 महीने में पूना सार्वजनिक सभा की जो जर्नल पब्लिश होती थी, उसका भी उन्होंने संपादन किया। गोखले मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस एट द कांग्रेस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले ये कांग्रेस किस अधिवेशन में आए हैं कांग्रेस के? तो वो है इलाहाबाद का अधिवेशन। ये इलाहाबाद नहीं, लखनऊ अधिवेशन होगा। लखनऊ में हुआ था अधिवेशन इन द ईयर ऑफ 1899, जिसकी अध्यक्षता करी थी आर.सी. दत्ता ने। तो लखनऊ सेशन 1899, आर.सी. दत्ता। ठीक है। 1897 में दीन साहब वाचा के साथ में इनको सेलेक्ट किया गया था एविडेंस देने के लिए। किसको एविडेंस देने के लिए? जो बेल्वी कमीशन आया था। बेल्वी कमीशन क्यों आया था? क्योंकि जो मोरल ऑफ ड्रेन की बात करी गई थी कि भारत में लोगों का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है ज़्यादा, भारत का धन बाहर ले जाया जा रहा है, तो उसी की जब यानी कि इंस्पेक्शन के लिए बेल्वी कमीशन आया था। तो दीन साहब वाचा को तो एविडेंस देना ही था, साथ में इनको गोपाल कृष्ण गोखले को भी एविडेंस के लिए बुलाया गया था। 1902 में ही वाज़ सिलेक्टेड टू द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनका मतलब इलेक्ट हो जाते हैं और बाद में वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इलेक्ट होते हैं। काउंसिल में गोखले ने अपना बहुत बड़ी छाप छोड़ी अपने कार्यों के द्वारा। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि बड़ी शालीन भाषा में वो बात करते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में गोखले ने पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था इंडियन ऑफिशियल फाइनेंस को कि भारत का जो धन है वो बाहर ले जाया जा रहा है। और ठीक-ठाक मात्रा में उन्होंने एनुअल बजट के बारे में भी चर्चा की, यानी कि जो इकोनॉमिक कंसर्न्स थे उनके बारे में चर्चा करी। उन्होंने जो साल्ट टैक्स लगा दिया गया था उसके बाद 1923 में बाद में उसके बारे में भी चर्चा करी और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में उन्होंने प्रूव कर दिया कि एक बास्केट ऑफ जो सॉल्ट होता है किस तरीके से बहुत ज़्यादा उस समय महँगा हो रहा था। इसके अलावा जो ब्रिटिश सरकार के बहाने थे, जो खोखलाबाज़ी वादे थे उनको भी उन्होंने क्या किया, एक्सपोज़ किया और जो अपने और इंडियंस का हायर सर्विसेज में अपॉइंट हो, इस मुद्दे को भी उन्होंने इंपीरियल काउंसिल में उठाया। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं जो गोखले का जो कार्यक्षेत्र है, जो एरेना है, जहाँ पर उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है जीवन की, वो काउंसिल्स थे, ठीक है ना? इंपीरियल काउंसिल्स। इसके बाद हम देखेंगे ही वर्कड एज़ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने गो इंडियन जॉइंट सेक्रेट सॉरी उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में भी कार्य किया और 1905 में बनारस के सेशन में को उन्होंने प्रिसाइड भी किया। 1906 में वो इंग्लैंड चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वहाँ पे इंडियंस के पक्ष में ओपिनियंस बनाने के लिए, भारतीय लोगों को एजुकेट करने के लिए कि ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ है भारत में सही नहीं है। लेकिन हालाँकि उनको वहाँ पे सफलता नहीं मिली, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो गया था, तो उसी से और प्रेरित होकर वो इंग्लैंड चले गए थे। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ऑफ़िशियली और अनऑफ़िशियली दोनों तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत बड़ा हाथ था मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के निर्माण में। 1910 में गोखले को दोबारा से इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का अध्यक्ष चुना जाता है। और अध्यक्ष उसका एक सदस्य के तौर पे चुने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने मेंबर ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तौर पे भी सर्व किया था। जो इस्लिंगटन का कमीशन आया था ना, इस्लिंगटन कमीशन सिविल सर्विसेज के लिए 1912 में, उसमें ये सदस्य के तौर पे थे। इसके अलावा उन्होंने सबसे बात है कि गवर्नमेंट के साथ अर्ग किया था, उनको अपील की थी कि इंडियंस को ज़्यादातर हायर सर्विसेज में रिक्रूट करना चाहिए। 1910 से लेकर 13 के बीच में गोखले ने बहुत सारे अच्छे हीरोइक एफर्ट्स किए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसके लिए? फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हो पूरे भारतवर्ष में। इन इस पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें जो गोखले हैं वो पूरी तरीके से लिबरल थे। ही बिलीव्ड इन प्यूरिटी ऑफ एम्स एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शंस, यानी कि जब जैसे गांधी थे वैसे गांधी के गुरुजी होंगे।
गोखले प्लेड द डिफिकल्ट रोल ऑफ, और सबसे बड़ी बात है गोखले जनरली एक इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करते थे। किन-किन के बीच में? द रूलर्स एंड द रूल्ड। रूलर्स मतलब अंग्रेज़ों के बीच में, रूल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस या आम जनता के बीच में। इसी वजह से इनको दोनों लोगों ने इनकी बुराई करी है। तो फेंट हार्टेड मॉडरेट कहा जाता था इनके इनके द्वारा, कि यानी कि हल्के हृदय के, ठीक है? जिनका हृदय कमज़ोर होता है, ऐसे ये मॉडरेट है, और अंग्रेज़ों ने इनको बोला एसिडिनिस्ट इन डिस्गाइज़, यानी कि छुपा हुआ कौन? गद्दार। गोखले को आप अगर एनालाइज़ करना चाहें तो ये पार्टी मैनेजर के तौर पे इनको एनालाइज़ कर सकते हैं, गोखले कैसे थे। द इंग्लिशमैन हू इमेजिन्स दैट इंडिया, अब सबसे बड़ी बात है, गोखले ने ये भी कहा था कि जो अंग्रेज़ ये सोचते हैं कि भारत को इन्हीं लाइन्स पे, यानी कि भारत को बिना कोई रियायत दिए आप राज कर सकते हैं, या फिर जो इंडियन ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ी राज्य से बाहर उनका कोई भविष्य है, तो वो निश्चित तौर पर वो एक तरीके से किसमें, रियलिटी में नहीं जी रहे, वो सिर्फ़ इमेजिनेशन में जी रहे हैं। 1905 में गोखले ने फाउंडेशन ऑफ द सर्वेंट, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जब ये 18 गोखले वर्सेस चल रहा था तिलक, तो तिलक ने गोखले को हटा दिया था इन द ईयर ऑफ 1896, तो गोखले ने एक एजुकेशन दक्कन कॉलेज की स्थापना कर ली थी, ठीक है ना? 1896 में, जबकि डक्कन एजुकेशन की सोसाइटी बहुत पहले हो गई थी 1884 में ही। 1905 में गोखले ने फाउंडेशन की लीड किया, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के साथ, उनका उसका नाम था उनकी संस्था का। इसमें उन्होंने ट्रेनिंग दी थी नेशनल मिशनरीज को, जो कि सर्विस कर सके भारत की, और यहीं पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को तैयार किया था, जैसे श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और इन लोगों ने भी बाद में अपने अपने अलग संगठन बनाए थे। जैसे श्रीनिवास शास्त्री ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बनाया था, जबकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापना किसकी थी? गोखले। तो गोखले सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। लव एंड सर्विस फॉर द नेशन। एन.एम. जोशी, नारायण मल्हार जोशी ने लीग की स्थापना करी थी, सोशल सर्विस लीग, इन द ईयर ऑफ 1911 में। और पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में सेवा सदन की स्थापना करी थी 1914 में। तो ये थी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में संपूर्ण जानकारी। और जो मैं रेफरेंस आपको कर रहा हूँ, ये है बी एल ग्रोवर का बुक।